देखना बेसिकली अभी हमने क्या देखे थे, जो आपका एलसी परिपथ में दोलन है वो किस प्रकार से होता है और आवेश और ऊर्जा का होता है। अब हम उसके लिए क्या करने वाले, डेरिवेशन करने वाले। तो बेसिकली जब हम फील ले रहे थे इस टॉपिक का तो हमने एक पूरा साइकिल बनाए थे। तो उस साइकिल का तो जो पहला और दूसरा भाग था वो मैं यहाँ केवल ड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखो पहला भाग क्या था आपका, ऐसा था, यहाँ पर आपका संधारित्र था और ये क्या जुड़ी थी आपकी प्रेरण कुंडली। यहाँ पे आपका क्या था, पूरी तरह से माइनस का क्यू नॉट आवेश था, यहाँ पे क्या था, प्लस का क्यू नॉट आवेश था। और ये आपकी इस प्रकार से खुली थी। अब जैसे हमने इसको बंद किए तो धीरे धीरे किसका प्रवाह हो रहा था, आपके क्यू नॉट का। यहाँ से प्रवाह होने स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आना स्टार्ट हुआ इस प्रकार से, जिससे कि यहाँ पर आवेश कितना हो गया क्यू, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस का क्यू, और यहाँ पर कितने का हो गया आपका प्लस का क्यू। हो गया इतना। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, ये वाला जो आपका परिपथ था, ये वाला जो आपका परिपथ है, इस परिपथ में क्या लगाते हैं हम, अब आपका किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे, किरचॉफ का नियम। वो भी किरचॉफ का कौन सा नियम, धारा नियम, मतलब सॉरी धारा नहीं, वोल्टेज नियम। हाँ, उसके लिए हमें एक लूप मानना पड़ता है, तो वो लूप मान लेते हैं हम, ये वाला ए बी सी डी। लूप क्या ले लेते हैं, ए बी सी डी ए में, ये वाला लूप हम बेसिकली ले लेते हैं आपका। हाँ, यहाँ पर जैसे प्लस क्यों आया था, यहाँ पे माइनस क्यों था, यहाँ पे क्या आ गया था प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया था आपका माइनस। हम किस प्रकार से जा रहे हैं, ए बी सी डी ए, इस प्रकार से जा रहे हैं। अब देखना बेसिकली जब हम ए से जाएंगे, ए से भी जाएंगे, कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आपकी धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है देखो। हाँ, प्लस की आवाज यहाँ से निकला तो धारा भी यहाँ से बहेगी। अब बेसिकली हम जब बी से सी जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, बी से सी जाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, संधारित्र मिल रहा है। क्या मिल रहा है, संधारित्र मिल रहा है संधारित्र। और संधारित्र का कौन सा भाग मिल रहा है, ऋणात्मक वाला भाग, जिस पर ऋणावेश रहता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस वाला लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा वाला, देखो मैं आपको एक बताता हूँ। आप मान लेते हो कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, और धारा भी उसी दिशा में जा रही है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है। तो आप क्या लेते हो, माइनस का आर लेते हो। यदि आप ए से बी जा रहे हो और आपको क्या मिलता है, बैटरी का कौन सा सिरा मिलता है, धनात्मक सिरा मिलता है, तो आप क्या लेते हो, माइनस का ई। लेकिन यदि कौन सा सिरा मिलता है, ऋणात्मक सिरा मिलता है, जब आप ए से बी जा रहे हो तो क्या लेते हैं हम, प्लस का ई। हाँ, और एक केस होता है संधारित्र का केस, वो मैंने आपको बताया नहीं था, वो देख लो। संधारित्र का केस कैसे होता है, ये यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस का क्यू। यदि हम ए से बी जा रहे हैं और हमें क्या मिलता है, प्लस का क्यू मिलता है, पहले वो वाली प्लेट मिलती है जिसपे प्लस क्यू आवेश रहता है, तो हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। और माइनस का क्या लेते हैं, क्यू अपॉन सी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सी बराबर क्यू अपॉन वी, तो यहाँ से वी की वैल्यू निकालो, क्यू अपॉन सी। तो यदि हम ए से बी जा रहे हैं और यदि हमें क्या मिलता है, ऐसी प्लेट मिलती है जिसपे धनावेशित है, तो हम क्या लेंगे, माइनस का क्यू अपॉन सी। और यदि हमें माइनस की प्लेट मिलती है तो हम क्या लेंगे, प्लस का क्यू अपॉन सी लेंगे। तो देखना यहाँ पर बेसिकली हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी, फिर कहाँ जा रहे हैं, बी से सी। तो देखना जब हम बी से सी जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कौन सी प्लेट मिल रही है, जिस पर क्या है, ऋणावेश है। अब ऋणावेश है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस का क्यू अपॉन सी। क्या लेना पड़ेगा, प्लस का क्यू अपॉन सी। अब देखना फिर कहाँ जाएंगे हम, बी से सी गए यहाँ तक, फिर आगे जाएंगे तो हमें बैटरी का कौन सा मिल रहा है, धनात्मक सिरा मिल रहा है। तो हमें माइनस का क्या लेना पड़ेगा, ई। हमें माइनस का क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर ई लेना पड़ेगा। और बेसिकली फिर कहाँ जाएंगे हम, सी से डी जाएंगे, कुछ नहीं मिल रहा है, डी से ए आएंगे, कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब ये बेसिकली जो ई है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, ई बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी। कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो बेसिकली ये वाली जो कुंडली है, इसमें काय का गुण उत्पन्न हुआ है, प्रेरण का गुण उत्पन्न हुआ है। प्रेरण का गुण उत्पन्न हुआ है जिससे कि ये इसका विरोध कर रही थी। तो यदि प्रेरण का गुण उत्पन्न हुआ है तो कौन से प्रेरण का गुण उत्पन्न हुआ है, स्वप्रेरण। यहीं पर क्या बह रही है, आपकी धारा बह रही है, यहीं पर क्या उत्पन्न हो रहा है, आपका विद्युत वाहक बल, और यहीं पे क्या उत्पन्न हो रही है, प्रेरित धारा। तो मतलब यहाँ पर किसका गुण उत्पन्न हुआ है, स्वप्रेरण का गुण उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर हमें स्वप्रेरण गुणांक लेना पड़ेगा। हाँ, तो देखो बेसिकली ई बराबर कितना होता है आपका, डी फाइव बी अपॉन डी टी होता है।
होता है इतना। अब फैराडे के द्वितीय नियम से यहाँ माइनस भी आता है, इस माइनस को नेगलेक्ट कर दो तो E बराबर d∅/dt। अब यदि हम स्वप्रेरण की बात करें तो जो φb है किसके समानुपाती होता है, I के समानुपाती होता है। φb किसके समानुपाती होता है, I के। तो यहाँ से φb बराबर कितना आ जाता है, Li। ये स्वप्रेरण के लिए होता है, आ जाता है φb Li के बराबर जाता है। जैसे समानुपाती तक चिन्ह आते हैं तो एक नियतांक आता है। तो मैंने इस φb के मान को यहाँ पर रख दिया, रखो यहाँ पर क्या आ जाएगा Li। L क्या है, नियतांक है, इसे हम क्या ले लेंगे बाहर और वापस अंदर क्या बच जाएगा di/dt। तो समझ में आया मैं E कहाँ से लिया, L di/dt, क्योंकि यहाँ पर क्या उत्पन्न कौन सी प्रक्रिया हो रही है, स्वप्रेरण की प्रक्रिया हो रही है। स्वप्रेरण की प्रक्रिया हो रही है तो जो विद्युत वाहक बल होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, L di/dt। फैराडे के द्वितीय नियम से इस प्रकार से हमने देखे। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, E के स्थान पे L di/dt। तो Q/C माइनस E किसके बराबर, L di/dt बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। Q/C माइनस का L di/dt इज इक्वल टू 0। जो आपका I है, I क्या होता है आपका dq/dt। आवेश में परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या होता है आपका I होता है। अब यदि मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो बताओ, यहाँ पर देखो आवेश कितना था, प्लस का Q0 माइनस का Q0। अब धीरे धीरे आवेश आपका प्लस Q0 यहाँ जाने लगा तो यहाँ पर बताओ आवेश क्या हो रहा है, कम हो गया। यहाँ पर भी आवेश माइनस का Q0 था, माइनस का Q0 से कम हो गया, कितना हो गया माइनस Q, मतलब यहाँ पर आपका आवेश कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम dq/dt ने लिख के क्या लिखेंगे, माइनस का dq/dt लिखेंगे। I बराबर होता है dq/dt, लेकिन यहाँ पर आवेश कम हो रहा है इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस का dq/dt। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का dq/dt है जो कि I की वैल्यू है, इस I की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका Q/C माइनस का L d/dt। I के स्थान पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली, माइनस का dq/dt इज इक्वल टू 0। हाँ, बस मैंने I की वैल्यू को क्या किया हो, पुट किया हो। अब देखना बेसिकली ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस L d/dt क्या हो जाएगा dq/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हाँ, बेसिकली आगे क्या हो जाएगा Q/C प्लस L। देखो d/dt ऑफ dq/dt ये होता है आपका d2q /dt स्क्वायर। हाँ, dq/dt का यदि आप अवकलन करते हो d/dt के सापेक्ष तो d2q, ये बेसिकली 2 की घात है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा dt स्क्वायर। हाँ, अब आप बोलोगे डी स्क्वायर क्यों नहीं होता, तो ये मैथ्स का लॉजिक है। बेसिकली यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि डी का इंटू डी से हुआ है, इस टी का इंटू टी से हुआ है, लेकिन ये बेसिकली पूरी मैथ्स है। हमने अवकलन किए dq/dt का, बराबर क्या आ गया 0 आ गया। आगे इतना। अब देखना हम क्या कर लेते, इसे पहले लिख लेते, इसे बाद में लिख लेते। तो क्या हो जाएगा आपका d2q/dt स्क्वायर और क्या आ जाएगा आपका L, पहले मैंने इस पद को ले लिया, प्लस Q/C इज इक्वल टू 0। अब क्या लगाते हैं हम, दोनों पक्षों में L का भाग लगाते हैं। यहाँ पर भी किसका भाग लगाएंगे, L का, और यहाँ पर भी किसका भाग लगाएंगे, L का, और यहाँ पर भी L का। तो L से L क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा d2q/dt स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा Q/CL इज इक्वल टू 0/L कितना होता है 0 ही होता है। आ गया। अब देखो बेसिकली d2q/dt स्क्वायर प्लस इसे ऐसे लिख सकते 1/CL Q इज इक्वल टू 0 लिख सकते इसे, Q को मैंने बाहर ले लिया 1/CL। हाँ, अब देखना ये वाला जो समीकरण है ना, ये वाला समीकरण आपकी सरल आवर्त गति का समीकरण है। कैसे, देखो बेसिकली क्लास 11th में जब हम चैप्टर नंबर आपका दोलन पढ़ रहे थे तो वहां पे सरल आवर्त गति का एक समीकरण आया था आपका, वो क्या था d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। देखो सेम टू सेम वही समीकरण है, x के स्थान पे क्या आ रहा है q आ रहा है। देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी q है, यहाँ पे d2 स्क्वायर dt स्क्वायर है, यहाँ पर भी d2 स्क्वायर dt स्क्वायर है। फिर इसके बाद यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी q है, बस ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे क्या है 1/CL। तो ये बेसिकली किसका समीकरण है, सरल आवर्त गति का समीकरण है, जो कि लगभग इसके समान है। मतलब ये वाला जो समीकरण है किसके समान है, सरल आवर्त गति के समीकरण के समान है। और बेसिकली इसका हल क्या होता है, इसको यदि आप हल करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, x बराबर x0 sin ओमेगा t प्लस 5।
कितना आता है, x बराबर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो सरल आवर्त गति का समीकरण ये होता है, यदि आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, x बराबर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ, तो यदि मैं ये लगभग ये वाला समीकरण इसके समान है, इसको हल किया तो ये मिल रहा है, तो इसको हल करूंगा तो क्या मिल सकता है, देखो x के स्थान पे क्या प्रयुक्त में है, q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा q, यहाँ पे क्या हो जाएगा q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आ जाएगा इतना। हाँ, अब देखना बेसिकली ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपकी, नहीं, वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया आपका 1/CL। तो यहाँ से बता ओमेगा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अंडर रूट कर देंगे, तो इससे कैंसिल, तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 1/√LC आ जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी √LC, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1/√LC। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका अभिष्ट समीकरण। जब आपका एलसी परिपथ में दोलन होता है, तो दोलन कौन करता है एलसी परिपथ में, आवेश ही तो करता है और ऊर्जा करती है। तो बेसिकली जो आवेश होता है उसका जो समीकरण आ गया वो कितना आ गया, क्यू नॉट साइन 1/√LC टी प्लस फाइव। आपको यही दिखाना है, बेसिकली आपको यही दिखाना है। हाँ, तो ये हो गया आपका, जहां पर क्यू नॉट क्या है, अधिकतम मान है। देखो क्यू क्या है आपका आवेश, जो कि यहां पर एकत्रित हुआ था। हाँ, क्यू नॉट क्या है, जो सबसे पहले आपका आवेश था, है ना। सबसे पहले जो भी आवेश रहेगा वो क्या होगा, अधिकतम ही तो होगा, फिर वो कम हुआ यहाँ पर, तो ये क्या था आपका अधिकतम आवेश। अब यदि ये वाले फॉर्मूले को हम ये वाली स्थिति में अप्लाई करें, ये वाला जो फॉर्मूला आया है हमारे पास आवेश का, इस फॉर्मूले को यदि हम यहाँ पर अप्लाई करें तो देखिए बेसिकली कब की परिस्थिति है, ये तब की परिस्थिति जब हमने जस्ट स्टार्ट किए थे, जस्ट हमने जब इसे बंद किए थे तब की परिस्थिति है ना। तो जब आपका टाइम बराबर 0 था तब आपका जो आवेश था वो क्या था आपका क्यू नॉट था, देख ही सकते हो। देखो टाइम बराबर 0 का अर्थ ये नहीं कि टाइम 0 हो चुका है, टाइम बराबर 0 का अर्थ ये होता है कि जब आपने जस्ट संधारित्र को जोड़े, प्रेरण कुंडली को जोड़े और जस्ट इसे क्या किया, बंद किया, जस्ट इसे बंद किया, तो उस समय तो आपने अभिक्रिया मतलब आपने जो संपूर्ण परिपथ है उसे केवल सेटअप किए थे, तो उस टाइम पे टाइम बराबर कितना था 0 था, और जो आपका आवेश क्यू था वो किसके बराबर था, क्यू नॉट था। अब टाइम बराबर 0 और क्यू बराबर क्यू नॉट को हम यहाँ पर रखते हैं, तो क्या वैल्यू प्राप्त होती है, देखिए क्यू के स्थान पे क्या रखना है हमें, क्यू नॉट, तो यहाँ पर रख दीजिए क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू नॉट जैसा का वैसा, उसके बाद क्या आ जाएगा साइन, उसके बाद क्या है 1/√LC लिख देते 1/√LC इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है 0 + 5, आगे इतना। अब देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद साइन, यदि मैं 1/√LC का इंटू 0 से करूँ तो कितना बचेगा 0, और 0 + 5 कितना होता है आपका 5 होता है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका साइन 5। अब यदि साइन 5 बराबर 1 है तो यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी, अर्थात फाई का जो मान है वो हमारा कितना प्राप्त हो गया 90 डिग्री प्राप्त हो गया। अब साइन फाई 1 के बराबर है, तो मैंने इसे, इसका अर्थ क्या है कि फाई बराबर 90 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए फाई के स्थान पे 90 रखो, फाई बराबर 90 रखो, तो जैसे मैं साइन फाई बराबर 90 रखूंगा तो फाई के स्थान पे 90 रखता हूँ, तो साइन 90 बराबर 1, जो कि हमारा साइन फाई बराबर 1 भी आ रहा है, अर्थात स्पष्ट है कि फाई बराबर कितना होगा 90 होगा। तो ऐसे फाई का मान कितना निकल गया 90 निकल गया। अब हम इस फाई के मान को कहाँ पर पुट करते, यहाँ पर पुट करते, तो देखिए जो हमारा बेसिकली आंसर आएगा वो कितना आएगा, क्यू बराबर क्यू नॉट साइन क्या हो जाएगा 1/√LC इंटू क्या हो जाएगा टी प्लस फाई का मान कितना है आपका 90 डिग्री है, कितना है बेसिकली आपका 90 डिग्री है। अब देखना जैसे कि साइन 90 + थीटा क्या होता है, साइन 90 + थीटा किसके बराबर होता है आपके कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, देखिए साइन यहाँ पर भी साइन है, उसके बाद 90 यहाँ पर भी 90 है, जो थीटा के स्थान पे क्या प्रयुक्त है 1/√LC इंटू टी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है कॉस, साइन 90 + थीटा की वैल्यू कितनी होती है कॉस थीटा, तो उसी प्रकार से साइन 1/√LC इंटू टी प्लस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू नॉट कॉस थीटा, थीटा हमारा क्या है 1/√LC इंटू टी। तो बेसिकली जो हमारे आवेश का मान निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा क्यू नॉट कॉस 1/√LC इंटू टी
टी निकल जाएगा। देखिए मैंने क्या किया हूँ, साइन, ये साइन है। अब 90 प्लस थीटा लिखो या थीटा प्लस 90 लिखो, बात वही होती है। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो उसी प्रकार साइन थीटा प्लस 90 कितना होगा आपका, कॉस थीटा होगा। तो देखिए साइन के स्थान पे साइन, थीटा के स्थान पे ये पूरा आ रहा है, 90 के स्थान पे 90, तो साइन थीटा प्लस 90 कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे ये है तो कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा के वन अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी, जो कि मैंने रख दिया। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला निकल गया आवेश का वो कितना निकल गया, क्यू नॉट कॉस वन अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी निकल चुका है। ये आपका क्या था, अभीष्ट, ये था आपके अभीष्ट आवेश का समीकरण। लेकिन यदि हम इस समीकरण को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो फाई का मान 90 है, उसके बाद यदि हम यहाँ पर मान पुट करेंगे तो बेसिकली हमारे आवेश का मान कितना आया है, बेसिकली इतना आ गया है। ये तो हमारा किसका मान प्राप्त हो गया, ये हमें प्राप्त हो गया क्यू का मान। अब हमें प्राप्त करना है धारा का मान। किसका मान प्राप्त करना है, धारा का मान प्राप्त करना है। तो देखिए धारा के मान को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं जो हमारा आई आया था वो कितना आया था, माइनस का डी क्यू बाई डी टी आया था। हम जब पढ़ रहे थे एलसी परिपथ में दोलन के बारे में, जब हम यहाँ डेरिवेशन कर रहे थे कुछ समय पहले, तो आई बराबर क्या रखे थे हमने, माइनस का डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, माइनस का डी बाई डी टी। क्यू की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है हमें, क्यू नॉट कॉस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी इंटू टी, ये वाली वैल्यू प्राप्त हुई हमारी। अब देखिए बेसिकली हमें अवकलन करना है क्यू नॉट कॉस वन अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी का, लेकिन अवकलन के भीतर कभी भी नियत राशि नहीं रहती, और यदि रहती भी तो उसे बाहर ले लेते। तो क्यू नॉट क्या नियत राशि है, तो क्यू नॉट आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचे, मतलब फिर क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस वन अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी बचेगा, इतना बचने वाला है। अब देखिए जैसे कि आपका है कॉस थीटा, कॉस थीटा का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका कॉस वन अपॉन अंडर रूट एल सी टी है। तो ये यदि मैं बात करूँ कॉस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी इंटू टी का अवकलन कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका माइनस का साइन थीटा के स्थान पे क्या है, वन अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी, यहाँ पर रख देंगे वन अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी। जैसे कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉस वन अपॉन अंडर रूट एल सी टी का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन वन अपॉन अंडर रूट एल सी टी हो जाएगा। अब थीटा के स्थान पे क्या है, वन अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी। तो मैथ्स में एक रूल होता है कि थीटा के स्थान पे जो भी आता है उसका हम फिर से अवकलन करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ वन अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी, टी का अवकलन वन अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी का अवकलन फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके थीटा के स्थान पे आया है। अब वन अपॉन अंडर रूट एल सी ये क्या है, ये क्या है, नियत राशि, तो इसे बाहर ले लेंगे, तो वन अपॉन अंडर रूट एल सी आ जाएगा बाहर, और हमें अवकलन कितना किसका करना पड़ेगा, टी का करना पड़ेगा। टी का अवकलन कितना होता है आपका, 1 होता है। टी का अवकलन टी के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है। तो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेसिकली 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी का अवकलन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, जो कि मुझे यहाँ पर लिख देना है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। ओके, मतलब कि आपके कॉस 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 1 अपॉन अंडर रूट एल सी टी 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। और ये मैंने बेसिकली कैसे किया, कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉस 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा के स्थान में 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी हो जाएगा। अब थीटा के स्थान पे जो भी आए उसका हम फिर से अवकलन करते हैं, तो हमने इसका अवकलन किया तो क्या हुआ, ये हुआ। तो बेसिकली कॉस 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी का अवकलन कितना हो गया, साइन माइनस का साइन 1 अपॉन अंडर रूट एल सी टी इंटू 1 अपॉन अंडर रूट सी, यहाँ पर रख देते हैं क्यू नॉट माइनस का, इसका मान अभी कितना प्राप्त हुआ है हमें, देखिए इसका मतलब होता है अवकलन, इसका अवकलन कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का साइन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी इंटू टी, फिर क्या है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी प्राप्त हुआ इतना। अब बेसिकली माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्यू नॉट, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट एल सी से क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, फिर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, क्या बच जाएगा साइन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी इंटू टी, इतना बच जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी बाहर ले। तो आई का मान कितना आ गया, क्यू नॉट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी साइन 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी आ चुका है। ओके, अब देखिए बेसिकली ये जो है आपका Q इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आई एम लिख सकते हैं, आई एम साइन 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी। यहाँ पर क्या है आपका, आई एम किसके बराबर है, क्यू नॉट इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओके, क्यू नॉट इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी के स्थान में मैंने क्या लिख दिया, आई एम लिख दिया, बाकी साइन 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू टी जैसा का वैसा है। तो धारा का मान ज्ञात हो गया हमारा।
अब आवेश का भी मान ज्ञात हो चुका है। अब यदि धारा का मान ज्ञात हो चुका है, आवेश का मान ज्ञात हो चुका है, तो बेसिकली अब हम इसका क्या बना लेते, अभीष्ट ग्राफ बना लेते। बेसिकली इसका ग्राफ बनेगा कैसे, ओके। देखिए अब यहाँ पर एक बात पे गौर कीजिएगा, आपको ओमेगा बराबर क्या आया था 1/√LC, जहां पर ओमेगा क्या है आपकी कोणीय आवृत्ति है। बेसिकली क्या है आपकी कोणीय आवृत्ति है, ओके। तो यदि ओमेगा बराबर 1/√LC है, चूंकि ओमेगा बराबर कितना होता है आपका 2πf होता है, क्या होता है 2πf होता है, तो इस ओमेगा के स्थान पे 2πf रख देते हैं, तो 2πf बराबर क्या हो जाएगा 1/√LC। तो यहाँ से यदि मैं f की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या निकलेगी, मुझे इस 2π को इधर भेज देना पड़ेगा। 2π किस में है, गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो बेसिकली कितना मान आ जाएगा हमारा f का मान, f = 1/√LC, ये गुणा में था, इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 2π/LC। तो बेसिकली ये जो स्मॉल f है ना, ये क्या आपकी दोलन की आवृत्ति है, जबकि ये क्या आपकी कोणीय आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति है, ये दोलन की आवृत्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेसिकली अनुनाद में भी तो यही आया था, ओमेगा = 1/√LC, f = 1/2π/LC, यही आपकी अनुनादी आवृत्ति। तो एक बात का याद रखना, इस LC परिपथ में दोलन का अनुनाद से कोई भी संबंध नहीं है, वो तो हमारी किस्मत है, या हम कुछ भी बोल सकते हैं एक्सीडेंटली शब्द सबसे अच्छा शब्द होगा कि एक्सीडेंटली यहाँ पर जो आपका f है वो 1/2π/LC के बराबर आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका संबंध अनुनाद से, इस टॉपिक का अनुनाद से कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि वहां पर भी f बराबर 1/2π/LC आया था, लेकिन इस टॉपिक का अनुनाद से कोई संबंध नहीं है। वहां पर भी ओमेगा बराबर 1/√LC आया था, लेकिन मैं भी कह रहा हूं इस टॉपिक का LC पेपर में दोलन का अनुनाद से कोई भी संबंध नहीं है, ओके। तो ये हो गई कोणीय आवृत्ति और ये क्या हो गई आपकी दोलन की आवृत्ति। अब हम किसका ग्राफ बना लेते हैं, I और आपके Q का ग्राफ बना लेते हैं। बेसिकली Q क्या आया था हमारा, Q बराबर आया था Q0, आपका आया था cos 1/√LC × T आया था। तो हम क्या बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते। तो देखिए इसका ग्राफ यदि हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसका बनाते हैं, आवेश का बनाते हैं। तो ये हो गया आपका प्लस का Q और ये हो गया नीचे आपका माइनस का Q। अब देखिए Q का ग्राफ किसके हिसाब से बनाया जाएगा, कॉस के हिसाब से बनाया जाएगा। और कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है कॉस का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देता है, ओके। चाहे तो आप यहाँ तक भी रोक सकते हो, आपकी मर्जी, या आगे भी बढ़ा सकते हो। हाँ, तो ये किसका ग्राफ हो गया, बेसिकली Q का ग्राफ हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि Q में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। मतलब Q का जो ग्राफ बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा, आपके आवेश के, आपके कॉस के हिसाब से बनेगा। और जो ग्राफ है किस किस के मध्य बना है, आवेश और समय, किसके बीच में बना है, आवेश और समय के बीच में बना हुआ है। बेसिकली अब जो हम आपका ग्राफ बनाएंगे वो हम किसका ग्राफ बनाएंगे, बेसिकली अभी इस धारा का ग्राफ बनाएंगे। अब यदि मैं धारा का ग्राफ बनाना चाहूंगा, ओके, तो यहाँ पर क्या ले लूंगा, समय ले लूंगा, और बेसिकली यहाँ पर प्लस का ही ले लूंगा और यहाँ पर माइनस का ही ले लूंगा। अब आई का ग्राफ किसके हिसाब से बनेगा, साइन के हिसाब से बनेगा। साइन का ग्राफ क्या होता है, बेसिकली ऐसे होता है साइन का ग्राफ। चाहे तो अब इसे आगे तक बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे तो और आगे ले आ सकते हैं। अर्थात बेसिकली जो आपका आई का ग्राफ बन जाएगा एलसी परिपथ में दोलन में, वो कैसे बन जाएगा, साइन के हिसाब से, क्योंकि इसके फॉर्मूले में साइन आ रहा है। और आवेश का ग्राफ कैसे बन जाएगा, आवेश कॉस के हिसाब से बनेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। इस प्रकार से आज हमने एलसी परिपथ में जो दोलन होता है उसे पिछले वीडियो में हमने फील किए थे बहुत ही अच्छे से, किस प्रकार का दोलन होता है, किसका दोलन होता है वो देखेंगे, वो देखे थे। और आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसकी डेरिवेशन किस प्रकार से होती है। हमने आई का मान निकाला, हमने कोणीय आवृत्ति का मान निकाला, दोलन आवृत्ति का मान निकाला, आई का मान निकाला, क्यू का मान निकाला, और बेसिकली इसका ग्राफ देखा।